Hello, it's me, long time no see. And this is episode 135 of the Jinka series. काफ़ी डिली डाली लॉली गैगिंग के बाद हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से हम शुरू हुए थे। वो है स्टोरी सेंट इन बाय यू। और पहली स्टोरी आ रही है फ्रॉम अनोनिमस, जो लिखती हैं कि ये जलालपुर से हैं, जो कि मुल्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये बताती हैं कि ये जहाँ रहती हैं तो सेकंड फ्लोर जो है इनका, उधर से एक घर के पास ही एक दरबार सा है, वहाँ पे बिल्कुल विजिबल है इनके घर से। तो इनके मतलब फादर वगैरह सब वही जाते नमाज वगैरह पढ़ने, और बिल्कुल सामने करके। तो रात का कोई पहर था, ईशा की नमाज के बाद का फौरन बाद का टाइम था। तो इनकी वालदा ने इनको कहा कि आप छत पे जाके कपड़े लटके हुए थे, कहीं कुछ था तो वो लेके नीचे आ जाओ। अब ये कहती हैं कि ये ऊपर गई, और उस जगह से, टेरेस से, जब सामने इनकी नज़र उस दरबार पे पड़ी, तो जो दरबार का एक डोम था छत पे, उस पे एक आदमी जिसने जुब्बा पहना हुआ था या अरबी ड्रेस पहना हुआ था और सफ़ेद कलर का, वो इनकी तरफ पीठ किया हुआ था, और वो वहाँ बैठा हुआ था डोम के ऊपर, यानी उस दरबार की छत पे। ये देख के हैरान हुई कि ये किस तरह कोई ऊपर चढ़ के, ये कौन सी जगह है बैठने की। तो इतनी देर में इनकी वालदा पीछे से आ गई। इन्होंने इशारा करके बताया कि ये देखिए ये क्या है, जिस पे इनकी वालदा ने बोला मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कौन सा आदमी, कैसा आदमी है। अब ये थोड़ी बहुत टू एंड फ्रो इन माँ बेटी में हुई, और वालदा ने इनकी हाथ से पकड़ के इनको फ़ौरन नीचे ले गई। अब इनके वालिद साहब जब इशा पढ़ के आए तो ये सारी बात डिस्कस हुई, और फिर वो बाद में गए मस्जिद भी डिस्कस करने ये सब कुछ, और कहा कि ये सब वहम था, ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। अब ये कहती है इनको खुद एक चुल सी थी कि आखिर जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, ये लोग मान ही नहीं रहे। तो ये फिर चुपके से एक दिन इसी टाइम पे ऊपर चली गई, और फिर इन्होंने देखा कि वही शख्स उसी तरह पीठ किए हुए इनकी तरफ उस दरबार की छत पे, डूम पे बैठा हुआ है। अब ये कहती हैं कि ये जनाब वक्तन फ़वक्तन ये तो नज़र आता था, और इनका ऊपर जाना भी ममना मना हो गया। लेकिन उसी मस्जिद के और दरबार के जो इमाम थे, जिनसे इन्होंने कुरान वगैरह पढ़ा था, वो बताते थे कि यहाँ इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का तदरीस मतलब सीखने सिखाने वाला अमल भी होता है। प्लस यहाँ पे पोजेस्ड, यानी जिन लोगों पे जिनों का कब्ज़ा हुआ हुआ होता है, वो लोग भी छुड़वाए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे हम बात करते हैं हमारी दोस्त नादिया की, जो मुंबई से लिख रही हैं, और ये बताती हैं कि इनकी इंगेजमेंट का पहला साल था, और ससुराल वालों ने इनको अपने घर बुलाया था, बम है फैमिली। अब ये इनके ज़ाहिर सी बात है जानने वाले थे, तो पूरा फैमिली वहीं पे चली गई थी, और फिर वो गांव वालों से मिलाना था और सब कुछ इस तरह का कि भाई ये नई इनकी बहू आ रही हैं। तो पूरी फैमिली इनके यहाँ गई हुई थी, और ये जो थी अपनी नंद के साथ उसके कमरे में सोती थी, बाकी लोग सब एक हॉल में सो रहे थे। अब ये कहती हैं बातें होती रही रात को और सब कुछ। एक रात, क्योंकि इनकी जो कमरा था उस पर एक खिड़की थी, जो कि इस घर में वॉशरूम भी बाहर की तरफ बने हुए थे, तो वहाँ नज़र पड़ती थी। तो काफ़ी लेट हो गया था, और ये और अपनी इनकी नंद बातें कर रही थी। तो इनकी नज़र बाहर की तरफ पड़ी, तो इन्होंने देखा कि वॉशरूम में कोई सफ़ेद साड़ी पहने खातून एंटर हुई, और बाहर था, इनकी खिड़की से दिखता था। बात लेट होने की वजह से इन्होंने अपनी जब नन से कहा कि मैंने भी वॉशरूम जाना है, तो उसने कहा कि नहीं, मतलब इतनी लेट, तो इन्होंने ऐसे ही बाय रिफ्लेक्स कहा कि वो फला फला औरत को भी मैंने जाते हुए देखा है। इन्होंने आगे से नंद ने जवाब दिया ऐसा तो कोई नहीं है, और फिर जब दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो देखा था बताया। अब ये दोनों वॉशरूम की तरफ गई, वहाँ भी कोई नहीं था, इट वॉज एम्प्टी, और ये वापस आ गए। ये सो गई। सुबह उठ के जब वालदा और वालिद से बात हुई, तो वालदा ने भी रात में एक, जिस हॉल में सो रही थी, उसकी दरवाजे की चौखट में एक खातून को देखा, जो कि सफ़ेद साड़ी में थी, उनकी पीठ इनकी तरफ थी, और वो वहाँ खड़ी नहीं, और शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन जिस तरीके से वो खड़ी थी कि इनकी वालदा डर गई, और रात में जो है वो दिल ही दिल में आए थे और सूरा पढ़ना शुरू हो चुकी थी कि यह क्या है। सिमिलरली इनके वालिद साहब भी सोते में से उनकी आंख खुली, तो उनको मूवमेंट जो थी उस हॉल में महसूस हुई कि कोई आ रहा जा रहा है, दिखा कोई नहीं।
अब ये तीनों वाकयात जब जमा हुए सुबह, तो डायरेक्ट ये अपने इनके वालिद जो थे इनके ससुर के पास गए और पूरे ये बयान किया। तो जब जाके पता चला कि इनके घर में कोई इस तरह का सिलसिला है तो सही, लेकिन ये कुछ कहते नहीं है, बस इस तरह कभी कभी रात में बच्चे दिख जाते हैं या कोई औरत दिख जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड होपफुली इससे ज़्यादा वहाँ कुछ हुआ ना ही होगा आपके साथ। अगली स्टोरी जो है यास्मीन साहिबा की है। यास्मीन साहिबा ये कहती हैं कि ये एक एक्सपीरियंस नर्स हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने दिखा है अपने सर्विस हिस्ट्री के अंदर, और ये एक स्टोरी है जो कि 5-6 साल पुरानी है। अब ये कहती हैं, वो स्टोरी शुरू करने से पहले जब आप कह रही हैं आपने बहुत सारी चीज़ें देखी तो फिर शेयर भी करें। एनी हाउ, गेटिंग बैक टू द स्टोरी, ये कहती हैं कि एक अजीब सा वाक़या हुआ 5-6 साल पहले कि ये नर्सिंग सुपरवाइज़र थी रात की, और जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ 450 पेशेंट्स थे और 200 नर्सेज थी जिनकी ऊपर थी। रात के 1-2 बजे ये का टाइम था, तो इनको कॉल आई कि एक पेशेंट है जो कि काफ़ी अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है, दूसरे पेशेंट्स को भी तंग कर रहा है और थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ है। अब ये जब वहाँ पहुँची, क्योंकि ऑब्वियसली इनको डिसीजन वहाँ जाके देना था कि ये बंदा जो है इसको सेडेटिव दें, डॉक्टर को बुलाएं या कमरा चेंज करें। वहाँ पहुँच के नहीं देखा कि पेशेंट जो था कोई 70 साल प्लस का आदमी था जो कि शोर मचा रहा था, चीख रहा था और बार बार यही कह रहा था कि इसके कमरे में एक शख्स आया हुआ है जो कि एक डार्क शेप है, मतलब एक साये नुमा एक आदमी है, और वो वहाँ है और इसके कमरे में है, और बार बार वो कह रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। ये आदमी श्योर ये कर रहा था कि भाई मैं उस कमरे में वापस नहीं जाऊँगा। अब उसके साथ क्योंकि रात का टाइम था, 1, 1:30, 2 बज रहा था और काफ़ी पेशेंट सीरियस थे, सो रहे थे, तो ये थोड़ा इशू था। इन्होंने सिचुएशन को असेस किया, उस आदमी को थोड़ा सा ठंडा किया और उसके कहने पे उसका कमरा बदल दिया। अब इन्होंने जब उसकी फ़ाइल देखी तो फाइल में ये मेंशन था कि थोड़ा डेमेंशिया का इसको इशू था, तो अजूम यही किया कि डिमेंशिया का पेशेंट है तो हलूसिनेट ये कर रहा होगा, और इसी बेसिस पे फिर एक कमरे में इसको शिफ्ट कर दिया कि किसी तरह ये इशू को टालें और बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। वो ये सुनते ही बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी दूसरे कमरे में जाके चला गया। अब ये कहते हैं कि भाई ये अपने राउंड्स पे और फिर आगे पीछे कहीं निकल पड़े और अपनी ये किसी काम में लग गई, और सब सेट था कि आधा, मेरे ख्याल है, हाँ, आधा घंटे के बाद इनको कॉल आई दोबारा कि वो बंदा फिर शोर मचा रहा है। अब ये वापस गई और पूरी सिचुएशन को असेस किया गया और देखा गया, तो फिर वो ही कह रहा था कि भाई वो फिर आ गया और नर्स स्टेशन पे बाहर खड़ा था और अपने कमरे में जाने से मना कर रहा था और कह रहा था कि भाई वो फिर आदमी अंदर मेरे पास आ गया कमरे में मुझे ले जाने के लिए और मैं वापस कमरे में नहीं जाऊंगा। इन लोगों ने चीज़ों को असेस किया, फिर अजूम किया कि मतलब जो ऑब्वियसली डिमेंशिया का पेशेंट था, तो एक रिलैक्सेशन की एक ख़ास गोली होती है, इन्होंने उसको दी एंटीसाइकोटिक, और उसको वापस जो है थोड़ा रिलैक्स करके सुलाने के लिए भेजा। तो वो बंदा बड़ा खुश होके, मतलब दवाई खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, इनसे गले वाले मिल के बाकायदा खुश होके वापस जाके लेट गया। अब ये कहती हैं ये फिर अपने कामों में चली गई और 15 मिनट के बाद फिर कॉल आई। इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, खैरियत। फिर वो उठ के कुछ कर रहा है, तो उन्होंने कहा जो नर्स ऑन ड्यूटी थी उस बंदे के साथ कि वो बंदा अचानक से बेड से नीचे गिरा है और जब उसके पास हम उसके उठाने गए तो वो मर चुका था। ये भागती हुई वहाँ तक पहुँची और पूरा सिचुएशन असेस किया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्सप्लेनेशन क्या नहीं थी कि एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल जो चल फिर रहा था वो नींद की गोली खा के सो रहा था और वो बस बेड से नीचे गिरा और मर गया। बहरहाल ये एक बकौल इनके वियर्ड चीज़ थी, जो कि इनके एक्सपीरियंस में इनके सामने से गुजरी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और उम्मीद है कि आप और भी शेयर करेंगी। और आगे अब बात करते हैं आमना साहिबा की फैसलाबाद से, और ये 2 वाक़या बता रही हैं छोटे छोटे, जिसमें से एक ये बताती हैं कि इनके जो बड़े भाई हैं, ये सारे लोग गर्मियों में समर वेकेशंस में बाहर सहन में सोते थे पंखा वगैरह लगा के, जो कि एक रूटीन हम लोगों का एक है तरीका। तो पंखा लगा के रात को सो रहे होते थे, तो ये अक्सर कंप्लेन करते थे इनके भाई कि रात में कोई आके इनकी जो चारपाई या बेड है उसको हिलाता है, और जब ये सो रहे होते हैं तो सोते में से उठते हैं उस हड़बड़ाहट की बेड की वजह से, तो जब तक वो बंदा गायब हो चुका होता है। अब
नींद खराब करने वाली बात है। और रात में 1-2 बजे रात को सब लाइटें ऑफ होती हैं तो खूब अंधेरा होता है, तो इतना क्लैरिटी के साथ जब तक आंखें एडजस्ट होती हैं तो समझ में भी नहीं आता कि कौन था जो झंझोड़ के चला गया। इसी तरह 2-3 दफ़ा ये हुआ तो इन्होंने फैसला किया कि आज रात ये सोएंगे नहीं और तकरीबन जागते रहेंगे, बस ऐसे ही लेटे रहेंगे देखने के लिए आखिर ये कौन है जो रात को 1-2 बजे इनको इस तरह जगाता है। अब ये कहते हैं ये अपने लेटे रहे, देख सो मतलब एक्टिंग करते रहे जैसे सो रहे हैं। उसके बाद जब एकदम से सरहाने की तरफ से बेड उठा और हिलाने जब कोई लगा तो इन्होंने पलट के देखने की जब कोशिश की तो एक काला इंसान नुमा साया था जो इनकी चारपाई को हिला के और इनके कज़न की डायरेक्शन में चला गया जो वहाँ पे सो रहे थे उस दिन। अब ये कहते हैं जी हम ये तो रात गुजार के सुबह इन्होंने फिर पूछा अपने कज़न से, क्योंकि समझ में नहीं आया कि अंधेरे में कौन था, वो भी एक शेप ही था काला। तो उसने जब पूछा उनसे कि तुम्हारे पास रात में कोई आया था हिलाया या कुछ ऐसा किया, तो उसने बोला बिल्कुल। तो उसने बोला कुछ नज़र आया? उसने बोला अंधेरे में कोई शेप नज़र आया था, लेकिन मैं तो समझा कि कोई नमाज के लिए शायद मुझे फजर के लिए उठा रहा है, लेकिन इतनी लेट कौन सी नमाज होती है। तो ये एक स्टोरी थी। फिर दूसरी ये बताती है कि इनका जो घर था वो डबल स्टोरी है और ऊपर जो है वो मंजिल पे सारे कमरे, नीचे वाली मंजिल पे 2 कमरे हैं और उसके अलावा दुकानें बनाई हुई हैं। तो वो 2 कमरे किसी के इस्तेमाल में नहीं है, अक्सर बंद रहते हैं और लाइटें भी ऑफ रहती हैं। तो ये जब छोटी थी, मैं 4th-5th क्लास में थी, तो स्कूल से एक दिन वापस आई और शाम हो चुकी थी। तो इनको ख्याल आया कि नीचे दुकान से जाके कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह जो ले लेंगे, बच्चे जो खाते हैं। तो हिम्मत करके जब ये नीचे उतरी तो अकॉल इनके एज़ यूजुअल लाइट्स ऑफ थी, वहाँ तो अंधेरा था और उनका जगह से कमरों के थ्रू गुजरना पड़ता था बाहर निकलने के लिए। तो ये उस अंधेरे में से जाने लगी। तो जैसे ही एक कमरे में एंटर हुई, दूसरी तरफ एग्जिट था बाहर जाने का और सिर्फ बाहर से अंदर रोशनी आ रही थी और अंदर कुछ भी नहीं था। तो ये चलती बनी। चलते चलते एक पॉइंट आया कि जहाँ पे इधर उधर देखते हुए ये जा रही थी और खाली कमरा था कि एकदम से ये रुक गई, क्योंकि इनके जो ताया थे जो इनके साथ ही रहते हैं और नीचे दुकान चलाते हैं, वो उस हॉल में उस कॉरिडोर कमरे के उस एरिया में नमाज पढ़ रहे थे। अब ये बड़ी हैरत तो इनको हुई कि मतलब एकदम ये तो कमरा खाली था, ये कॉरिडोर खाली था जिसमें से गुजरना था, तो ये कहाँ से आए। लेकिन बहरहाल वो नमाज़ पढ़ रहे थे और वो इस तरीके से पढ़ रहे थे कि उनके पीछे से नहीं गुजर सकते थे, उनके ऊपर से ही जाना पड़ता। तो इन्होंने वेट किया कि वो रुकू में थे, वो सजदे में जाए तो जल्दी से ऊपर, बच्ची नहीं छोटी तो ऊपर से टाप के जल्दी से भाग गई। अब ये बाहर निकली, दुकान पे गई, दुकान पे जाके जब काउंटर पे इन्होंने हाथ रख के आवाज़ दी तो देखा कि इनके ताया जो अभी अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे अचानक से नमूदार हो गए। तो वो तो यहाँ खड़े। उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप क्या अभी नमाज़ पढ़ रहे थे और मेरे से पहले बाहर आ गए, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, ये अक्सर इस कॉरिडोर में कोई ना कोई नमाज़ पढ़ता हुआ मिल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज 2 स्टोरीज। अगली स्टोरी आ रही है सना की फ्रॉम कनाडा और ये कहती हैं 2014 की बात है जब इनका छोटा बेटा पैदा हुआ था। उस वक्त एक हाई राइज बिल्डिंग में इन्होंने एक बड़ा अपार्टमेंट लिया था रेंट पे और वहाँ ये शिफ्ट हुई। सब कुछ शुरू में थोड़ा नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल मतलब एवरीथिंग वाज ओके, सब सेट चल रहा था कि अचानक से रात को इनको या इनके हस्बैंड को कुछ सोते में से झंझोड़ के उठा देता था और एज यूजुअल घर में कोई और होता नहीं था और ये एक अनएक्सप्लेन्ड चीज़ होना शुरू हो गई थी। इस चीज़ को कोशिश करते रहे इग्नोर करने की, लेकिन उसके बाद चीज़ें भी गायब होना शुरू हो गई थी और अजीब अजीब काम शुरू हो चुके थे। अब ये कहते हैं जो इनका बेटा था जो उस वक्त 6 महीने का हो चुका था और वो अब जिस रूम में उसको सुलाती थी वहाँ पे सुला के आती थी और विद इन मिनट्स वो चीखें मार मार के उड़ जाता था और ज़ोर ज़ोर से रोता था। उसको जाके ये कोशिश करके बड़ी मुश्किल से मतलब सुलाने की, नॉर्मल करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उस कमरे में अकेले सो ही नहीं पाता था और ये हाल रोज़ाना का था। दिन में ये हस्बैंड इनकी नौकरी पे जाते थे, घर में ये अकेली होती थी, तो उस बच्चे को एक झूले में बैठाती थी और घर के काम करने के लिए। तो वो झूले में ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता था कि बड़ी स्पीड से उस झूले को कोई हिला रहा होता था और वो बच्चा उसमें डर जाता था। अब ये कुछ अनएक्सप्लेन्ड किस्म की यहाँ पे काम शुरू हो गए थे और इनको खुद देखना पड़ रहा था और
हस्बैंड भी मजबूर थे, काम पे जाना है, कनाडा इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान, तो नौकरी करनी ज़रूरी, सब कुछ ये करना ज़रूरी, और ये इस तरह काम चल रहा था। अब ये कहती हैं कि एक रात को ये जाग रही थी, सब सो रहे थे, तो बराबर वाले ही कमरे में इनके बड़ा बेटा वगैरह, जो मेरा ख्याल है उसको 4-5 साल का ऐसे ही कुछ इसमें उम्र लिखी हुई है, वो सो रहा था। तो वो अक्सर जब उसको नींद नहीं आती थी, वो दरवाजे के कमरे की चौखट पे आके खड़ा होकर अपनी वालदा को देखता था और ये उसको बुला लेती थी। अब इसी तरह रात को अंधेरे में इन्होंने देखा कि एक बच्चा आके चौखट पे खड़ा हुआ। इसको देखते ही इन्होंने फिर आवाज़ दी कि भाई इधर आ जाओ, और कोई बात नहीं इधर आ जाओ। तो उस पे वो वापस चला गया। तो ये उठ के उसके पीछे गई, ये बच्चा शायद नींद नहीं आ रही उसको, तो सो नहीं रहा, तो उसको लेके आए। तो जब उसके कमरे में गई तो वो ऑलरेडी बच्चा गहरी नींद सो रहा था, और वो जो उठ के कमरे से गया था वो उनका बेटा नहीं था। अब ये कहती हैं इसके बाद जो है वो रात में सोना काफ़ी मुश्किल हो चुका था, और इन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताया, वो भी यही बात कह रहे थे कि सोना मुश्किल था, इनकी आंख खुलती थी गहरी सांसों की आवाज़ों से, और ऐसा लगता था कि कोई बहुत करीब है, और कभी कभी रात में आंख खुलती थी तो कमरे से कोई निकल के जा रहा होता था, जो एक साया नुमा लंबा सा कोई शख्स होता था। इन्होंने अपनी सिस्टर से बात की, जिसने इनको एडवाइस की कि सूरह बकरा लगा के आप चलाएं घर में, और इन्होंने ये काम शुरू किया कि मोबाइल वगैरह चार्ज करके सूरह बकरा लगाती थी और सुनते सुनते सो जाती थी। मतलब रात में इस तरह का सिलसिला होता था, क्योंकि इनके हस्बैंड फजर पे उठते थे, तो ये सब कुछ होता था पहले ही। अब एक रात ये कहती हैं कि इनकी ये सब फ़ोन वगैरह लगा के ये सोई, तो रात में इनकी आँख खुली, और आँख खुली और बहुत बुरे तरीके से मतलब आँख खुली, कोई फुल झंझोड़ वगैरह के। तो ये कहती हैं फ़ोन जो था बंद था, चार्जिंग पॉइंट पे जबकि लगा के ये सब कुछ किया गया था, उसके बावजूद चार्जिंग पॉइंट से निकला हुआ था, और फ़ोन को बंद कर दिया गया था। बहरहाल इन्हें एक दूसरा फ़ोन भी बैकअप में लिया, और क्योंकि वो बिल्कुल बंद हो गया था, और ये काम करने के लिए रोज़ाना ये सिलसिला शुरू किया। अब इनके घर में एक हफ्ते के बाद एक दावत हुई, जिसमें इन्होंने अपने बच्चे की तस्वीर ली। तो बच्चे की तस्वीर के साथ एक अजीब सा साया आया, जिसको देखते ही इन्होंने वो तस्वीर डिलीट की कि ये क्या मतलब है। लेकिन उस दिन के बाद से कहती हैं कि ये घर में इवेंट्स ज़्यादा बुरे होने लगे। इनके सारे गोल्ड के जेवर गायब तो हुए, लेकिन अब हाल ये था कि किचन में ये जाती थी तो बहुत बुरी चोट भी लग जाती थी, और कभी इनका किसी ने दीवार पे सर भी मतलब बाकायदा मारा। इन हालात के बाद इन्होंने वो सूरह बकरा वाली रूटीन तो चलाई, लेकिन घर शिफ्ट करना भी एक मुश्किल काम हो गया, क्योंकि जो डाउन पेमेंट दी थी और सब कुछ, और 2 वीक्स नोटिस और ये सारे सिलसिले में घर अचानक छोड़ के दूसरी जगह जा ही नहीं सकते थे। अब इधर से इनके कोई जानने वाले थे सऊदी अरब में, उन्होंने कुछ पूछा, किसी से पता करवाया, तो कहा कि इस फ्लैट में कुछ अमल हुआ है, कोई अजीब डिफरेंट किस्म का किसी ज़माने में, उसके यहाँ पे बहुत गहरे असरात हैं। इन्होंने जब घर चेंज किया अल्लाह अल्लाह करके, तो उस घर चेंज करने के बाद ये कहते हैं कि उस एरिया के अंदर जो लोग रहते थे, उस अपार्टमेंट के सामने एक खातून रहती थी, वो बताया करती थी कि इस फ्लैट के दरवाजे पे लंबे साए और लंबे कद की मतलब शेप्स नज़र आती हैं, जैसे कोई शख्स है जो कि दिखता नहीं है। उसके बाद ये बताती हैं कि इसी औरत की इस फ्लैट को इन्वेस्टिगेट ज़्यादा करने की वजह से डेथ भी हो गई, लेकिन वो कोई प्रूव नहीं कर सकता कि उसी की वजह से हुई। लेकिन बहरहाल ये जो लिख रही हैं ईमेल, तो उसकी डेथ के बाद ही इन्हीं ने ये पूरी स्टोरी हमें भेजी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे हम बात करते हैं राव साहब की, जो कि बात कर रहे हैं 7 साल पुरानी। जब इनके चचाओं की बारी बारी शादी हुई तो सब अपना अपना घर बनाते गए, और सिमिलरली अब छोटे चचा जो थे वो अपना घर अलग उन्होंने बनाया, और साथ में दादा दादी भी उनके चले गए। कहते हैं ये कि किसी ने खाली पुराना सा घर लिया, जो कि करीब में मोहल्ले में ही था, काफ़ी अर्से से खाली भी था, और उस घर के खिड़की के सामने बिल्कुल एक नारियल का पेड़ भी था। बहरहाल इन लोगों की इतनी कोई अ, खाली घर या इस तरह का जो चीज़ें होती हैं उसमें कोई ख़ास यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे कोई साए पड़ जाते हैं या जिन्नात बसेरा करते हैं। तो इन्होंने वो सस्ते में घर ले लिया।
अब ये कहते हैं इस घर में शिफ्ट होने के बाद इनको 1 साल नॉर्मल रहा, लेकिन उसके ख़त्म होते ही साल के कुछ अलग फीलिंग आने लगी। रात को चचा जो थे, इनके छोटे चचा जो थे, वो देर से आते थे और घर में सिर्फ दादा दादी और चाची होते थे, और कुछ अजीब वहशत सी वहाँ होती थी, तो ये लॉक करके घर बैठे होते थे। इसी तरह एक लेट नाइट चाची को फील हुआ कि कोई दरवाज़ा खोल के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा है। उनको लगा कि उनके शौहर आ रहे हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उतरने लगी उनको ग्रीट करने के लिए, तो देखा कि बाहर कोई नहीं था और अपना वहम समझ के इग्नोर किया। अब ये कहती हैं जनाब कि ये सारी फीलिंग्स आती रही, एक खौफ सा वहाँ पे रहता था, लेकिन अब ऐसी फीलिंग होती थी कि रात में कोई बाहर खड़ा हुआ है या कहीं कोई किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। और ये सब कुछ 2-3 महीने चला। उसके बाद इनके जो दादा थे उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होना शुरू हुई। हालत ये थी कि वो अपना चेकअप कराने के लिए खुद उतर निकले, सीढ़ियाँ उतर के डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाके इनको आईसीयू शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इनका बीपी इतना शूट हो गया कि उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। और डेट भी ये लिखते हैं कि नवंबर 16 में वो चल बसे। और हैरत की बात यह है कि इनकी जो दादी थी, इसके 11 महीने के बाद उसी तरीके से उनका भी इंतकाल हुआ। वो कहते हैं कि इसी तरीके से सबको घर मतलब बेटे को जॉब पे जा रहे थे कि उसको अल्लाह हाफिज़ करके वो अपने बेड पे आई, और उन्हीं ने इनकी चाची को कहा कि पानी पिलाओ, तो जब वो वापस पानी उनको दे के हटी, थोड़ी देर के बाद देखा कि बेड पे पानी पड़ा है और दादी जो है ज़मीन पे गिरी हुई हैं बेड से, और उनका इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर से चेक कराया तो रीज़न वही निकली कि एक्सट्रीम शूट बीपी करने की वजह से वो बची नहीं, जबकि कोई पहले से कोई सिम्टम या इस तरह का कोई वजह नहीं निकली। इस वाक़े के 1 महीने के बाद इनकी जो 1.5 साल की बेटी थी चची की, वो उसी पॉइंट पे आके जहाँ पे वो अपनी दादी को ग्रीट करती थी उनके बेड पे, वहाँ खड़े होकर हंसने लगी, जैसे जब वो दादी जिंदा होती थी तो वहाँ आती थी तो खिलखिलाती थी। तो अब वो उस पॉइंट पे जहाँ पे वो ज़मीन पे गिरी हुई थी वहाँ खड़े होके अब हंसती रहती थी। ये सिचुएशन कुछ इतना बुरा हो गया कि इनके जो बेटे थे यानी चचा जो इनके लगते हैं, वो गए और लोगों को कुछ लेके आए, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ साए ऐसे हैं जो कि यहाँ किसी को रहने नहीं देते। इनके जो चचा के दोस्त थे उनको इस सब को सुनने के बाद बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने कुल्हाड़ी से जो इनके घर में ये पेड़ था नारियल का, उसको काट दिया। अब ये कहते हैं उसको काटने के कुछ अरसे के बाद भी उनकी भी डेथ हुई, और वजह वही निकली कि वो बीपी शूट हुआ उनका और वो बच नहीं सके। कहते ही हैं कि जब ये काट के घर जा रहे थे तो उनके उसी वक्त से कंधों पे बहुत शदीद बोझ फील होना शुरू हुआ। बहरहाल इन्होंने वो घर जैसे तैसे करके छोड़ा, और वो किसी और ने लिया, उसने 2-3 दिन हफ्ते में छोड़ा, और इस तरह लोगों के आसपास जाते जाते वो किसी लैब वाले ने ख़रीदा, जो कि जिसका स्टाफ ये कहता रहता था कि अलग अलग जगह खून के धब्बे और पता नहीं क्या क्या मिलता रहता है इस लैब में। और इवेंचुअली उस लैब का ओनर एक दिन उस लैब में ही मुर्दा पाया गया, जिसके बाद वो जगह बंद करके छोड़ दी गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है अनोनिमस की, जो कि लिखते हैं ये उनके कज़न की स्टोरी है, जो कि आए थे पंजाब से इनके वालिद के साथ काम करने। इनके वालिद सिविल इंजीनियर हैं और डिफरेंट एरियाज़ में मतलब प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। साइट में एक जगह इनका काम लगा हुआ था और कज़न को इनके भेजा गया था कि इनके साथ लगें और कोई काम करें। अब कहा यह जाता है कि जिस एरिया में ये काम कर रहे थे वहाँ एक साइड पे एक वॉशरूम था पुराना जो बना हुआ था, वहाँ पे जाने से लोगों को मना किया हुआ था, और कहा यह जाता था कि वो जगह पे असरात है। ये जो साहब आए थे ये लोगों के साथ बहस करते रहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं वहाँ से आज काम के सिलसिले में गुजरता रहता हूँ, जाता जाता रहता हूँ, तो वहाँ कुछ फील नहीं होता, तो तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। बहरहाल इन्होंने किसी की कोई ख़ास नहीं सुनी, और इत्तेफाक से एक दिन चले गए और बाहर निकल के वही सबको कहा कि कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। और थोड़ी देर के बाद अजीब अजीब इन्होंने हरकत शुरू कर दी कि कोई कुछ मांगे तो उसके बदले में कुछ और दें,
और आवाज़ें मुंह से निकाल रहे हैं, चीख रहे हैं और अजीब बिहेवियर स्टार्ट हो गया। इनके जो लिखने वाले के वालिद साहब हैं वो उस वक्त घर पे थे। उनको कॉल करके बाकी लोगों ने बुलाया कि आपके जो भांजे भतीजे हैं वो यहाँ अजीब हरकतें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उछल कूद वटेवर, तो आप आएँ ज़रा इनकी खबर लें। जब वो आए तो वो उनसे गले लगते ही, मतलब उनको देखते ही गले लगे और चीखना उन्होंने शुरू कर दिया। और बहरहाल उनको बड़ी मुश्किलों से पकड़ के टैक्सी में डाला गया और वापस घर लेके गए, जो कि वो घर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहरहाल धक्का मुक्की करके उनको घर लेके चले गए। घर लेके जब वो पहुंचे तो इनके मोहल्ले में ही एक साहब रहते थे जो कि थोड़ा ये इस तरह का रूहानी काम करते थे। उनको ऑटोमेटिकली बुला लिया गया कि भाई ये लड़के पे कुछ हो गया है, ज़रा आप इसको देखें। अब जब वो साहब आए, उनके सामने बैठे तो एक शरबत का जग रखा गया था और इस तरह की चीज़ें रखी गई थी। तो जो इनके कज़न थे उन्होंने वो एकदम से उठाया और उसमें से मुंह में शरबत भर के उस आदमी पे खुल्ली कर दी और कहा कि तुम मेरा क्या इलाज करोगे बुढ़े। बहरहाल ये सब करने के बाद उस लड़के ने अपना गला खुद ही पकड़ लिया और ऐसा लगा कि वो अपना गला दबा रहा है और उसको बड़ी मुश्किल से छुड़वा के मतलब अलग किया गया। और वो साहब माजरत करके चले गए कि ये मेरे बस की बात नहीं लगती। वो लड़का नॉर्मल हुआ, उसने इनके वालदा और को जाके अप्रोच किया और उनसे भी अटैच था तो उनसे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की और ये कहा कि मैं कुछ बोलने की खुद से कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा कोई एकदम से आके गला पकड़ लेता है, जबकि अक्सर ओकेजन में वो अपना गला लड़का खुद ही पकड़ रहा था। अब ये हुआ सिलसिला और फिर ये एपिसोड हुई तो इनकी जो फुप्पो थी, अब मतलब इन लिखने वाले की, उनको भी ये सारा चीज़ें आती थी, वो भी इस काम में थोड़ा सा पढ़ी लिखी थी। तो वो ये सब सुनने के बाद इनके घर आई और ये सब अमल करने के लिए इस लड़के के पीछे। बहरहाल इनकी फुप्पो जब आई, उनको पता चला तो वो इलाज करने पहुंची इस लड़के का। और ये जैसे ही मतलब उस कमरे में एंटर हुई जहाँ ये था तो वो उछल के खड़ा हुआ और उसने बोला कि आओ और मेरे ऊपर से जिन उतारो, आओ मेरे ऊपर से जो भी चढ़ा हुआ भूत उसको उतारो। और इस तरीके से उसने मतलब एक अटैक करने वाली तरीके से इनके अपनी पुप्पो की तरफ लपका के वो वहाँ से भाग गई और उन्होंने वहाँ से मतलब माजरत कर ली कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अब डिफरेंट लोगों को बुलाया गया और सब ने यही कहा कि भाई ये आप ये जो भी चीज़ है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और फिर लड़के के वालिदैन को और सबको अप्रोच किया गया कि आओ, और पहले तो आओ, लेकिन अब इस सूरत हाल ये हो गई थी कि आओ और उसको ले के जाओ, क्योंकि यहाँ इसका कोई इलाज करने को तैयार नहीं है। वो अजीब कभी कभी आवाज़ें निकालता, उस पर हाजिरी होती और अलग अलग लोगों की आवाज़ों में बातें करता और पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें करता और अपना गला दबाने की कोशिश करता। बहरहाल उसको बड़ी मुश्किलों से घर से निकाला गया, ट्रेन स्टेशन तक लेके गए कि उसको पंजाब घर वालों के साथ वापस भेजें, लेकिन उसने वहाँ पे एक शोर डाल दिया। वो जाने को तैयार नहीं और बड़ी मुश्किलों से उसको बांध बांध के वहाँ पे ट्रेन में बिठाया, जिसमें वहाँ भी वो चीखें मारता रहा। और बकौल इनके कि वो ट्रेन भी जहाँ पे उसको पंजाब में जाना था वहाँ जाने से पहले 4 दफ़ा ख़राब हुई और किसी न किसी मुसीबत वजह की वजह से रुकती गई और वो बड़ी मुश्किल ट्रिप। बहरहाल ये पहुँच गए अपने गांव और वहाँ पे इनके गांव में एक खातून थी जो कि जिन उतारा करती थी और कहा यह जाता था कि उनके सर्कल में भी बहुत जिन थे जो कि उनके ऊपर बहुत आशिक थे। बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन इनको जब सामने उसकी ला के बिठाया गया तो पहले तो ये कुछ बोल नहीं रहा था और फिर उसने जब इनसे पूछना शुरू किया तो वो खुद ही फिर वो बंदा बोलने लगा कि मेरे ऊपर 7 जिन्नात का साया है और वगैरह वगैरह डिफरेंट बातें कि वो यूं है, इस मज़हब के हैं वगैरह वगैरह। ये सुनने के बाद उसने एक मतलब कुछ पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद कुछ तावीज़ बनाए जो कि इस लड़के के ऊपर बांध दिए गए, गले में, हाथ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कहा यह गया कि उन 7 को भगा दिया गया है। लेकिन अब ये
हालात ये है कि एक तो इसकी सेहत जो है बंदे की ठीक नहीं रहेगी कभी भी, और वो वापस आ सकते हैं, इसलिए कुछ बातों का ख्याल करना है। ख्याल किन बात का करना है कि वो रेड कलर कोई घर में ना पहने, ना इसको पहनाएं, मेहंदी की स्मेल से दूर रखें, या मेहंदी को घर में इसके सामने ना लगाएं, और किसी जनाजे में इसको ना लेके जाएं, और कोई बड़े जानवर का गोश्त जो है इसके सामने ना आए। आज भी ये हाल है कि उतारने के बावजूद इनके घर में ना कोई लाल कपड़ा पहनता है। इस लड़की की शादी में भी लड़की ने लाल कपड़ा नहीं पहना, बड़े का गोश्त इनके घर में नहीं बनता, और ये जनाजों से दूर रहते हैं। लेकिन बहरहाल बीमारी ने इनको सही से जकड़ा हुआ है। कभी कभी इनके मुंह से बिला वजह खून भी आता है, और कहते हैं कि अब तो हेपेटाइटिस सी भी हो चुका है। तो अल्लाह खैर करे। ये था 135। पिछली एपिसोड में मैंने आप लोगों से कुछ कहा था, अगर याद हो आपको तो वो देख के ज़रूर जब आप लिखें तो ये मेंशन करके लिखेंगे, इस मकसद के लिए हम भेज रहे हैं कि आप चेक करें हमारी स्टोरी अगर ऐसी उसमें फॉलो होती है। बहरहाल ये था एपिसोड 135, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आते हैं विद न्यू स्टोरीज जो आपने भेजी हैं। और टिल देन, अल्लाह हाफिज़।